आरती के ससुर जी की कुछ ही दिनों पहले मौत हुई थी और बस इसी वजह से घर के हालात काफी बिगड़े हुए थे, क्योंकि आरती के ससुर जी के इलाज में काफी पैसे लग गए थे, जिस कारण आरती का पति विराज काफी कर्ज में डूब गया था। आरती के घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आरती हिम्मत नहीं हारती और सबको दिलासा देती रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी को नहीं संभाल पा रही थी तो वो थी उसकी सास सुभद्रा, क्योंकि पति के जाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी। आरती अपने ससुराल के साथ साथ अपनी सास का काफी ख्याल रखती। इसी के साथ आरती अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक सुबह आरती की सास सुभद्रा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आरती, आरती देखो माँ को क्या हुआ है। विराज आरती को आवाज लगा रहा था, पर फिर भी आरती विराज के पास नहीं जाती। पर विराज की आवाज सुनकर उसकी भाभी रीटा वहां आती है। क्या हुआ देवर जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? भाभी देखिए ना, माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप एम्बुलेंस को फोन कीजिए। विराज की बात सुनकर और अपनी सास की हालत देखकर रीटा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और कुछ ही देर में विराज अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं रीटा अपनी देवरानी को घर के मंदिर में पूजा करते देखती है। आरती, तुमने तो हद ही कर दी। अरे विराज तुम्हें न जाने कब से आवाज दे रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आरती अब अपनी पूजा खत्म करके मंदिर से बाहर आती है और अपनी जेठानी को जवाब देती है। माफ करना दीदी, पर मैं पूजा कर रही थी और पूजा के बीच उठना पाप माना जाता है। हाँ, भले ही घर में कोई मर ही क्यों न जाए। अरे तुम्हें पता भी है कि माँ जी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस अपनी पूजा दिखाई देगी। रीटा गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं आरती एक बार फिर मंदिर में जाती है और अपनी सास के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी अरदास लगाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हे माँ, अब तू ही है जो मेरे घर को इस मझधार से बाहर निकाल सकती है। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। आरती अपनी बात पूरी करके वहां से चली जाती है। कुछ घंटे बाद विराज अपनी माँ को घर ले आता है और अपने ऑफिस जाता है। पर जैसे ही विराज अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके कैबिन के बाहर ही खड़ा था। वो उस पर चिल्लाने लगता है। विराज, ये तुम्हारा ऑफिस है, ना कि कोई पार्क कि जब तुम्हारा मन करे तुम ऑफिस आओगे और जब तुम्हारा मन करेगा तुम ऑफिस से बाहर जाओगे। आई एम सॉरी सर, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई क्या? अरे शर्म करो, जो हमेशा तुम अपनी माँ का बहाना देते हो। भगवान ना करे अगर तुम्हारा ये बहाना कभी सच हो गया तो। सर, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सच में मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं जानबूझकर छुट्टी या हाफ डे नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। तो ऐसा करते हैं, अब तुम्हारी माँ की तबीयत भी काफी खराब है और इस समय तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी जरूरत होगी। हाँ, इसलिए तुम लीव ले लो। इससे हमारा भी नुकसान ही होगा और तुम अपनी माँ का और अपने घर का भी अच्छे से ध्यान रख पाओगे। सर, मैं लीव लेना नहीं चाहता बिकॉज मुझे अभी जॉब की नीड है। मेरी फैमिली की कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही। तुम्हारी हरकतों को देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कोई जरूरत है। तुम्हें जरूरत होती तो तुम ऑफिस में इस तरह अपनी नहीं चलाते। सर, बट शट अप। और अगर तुम्हें लीव नहीं लेना है तो तुम अपना ऑफिस बदल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है जो ऑफिस को ऑफिस ही ना समझे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर विराज का बॉस वहां से चला जाता है। विराज भी उदास होकर अपने घर चला जाता है। विराज को इतनी जल्दी घर पर देखकर आरती कहती है, विराज जी, आप इतनी जल्दी घर पर? विराज आरती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। विराज की ऐसी हालत देखकर आरती कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसको ऐसे टूटता हुआ भी नहीं देख पा रही थी। आरती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विराज जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतना क्यों रो रहे हैं? आरती, सब खत्म हो चुका। अरे पर क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। मेरी जॉब छूट गई आरती। एक तो माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से जॉब नहीं। समझ में नहीं आ रहा अपना कर्ज कैसे निपटाऊं। जॉब नहीं, माँ की तबीयत खराब, घर में 1 रुपया नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विराज जी, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक कर देगी। वो हमारे साथ है ना, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगी। आरती जैसे तैसे विराज को दिलासा देती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके ससुर के इलाज के लिए लिया गया कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रीटा आरती के पास आती है। आरती, घर में 1 रुपया नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम मुझे दे दो, मैं कुछ राशन लेकर आ जाती हूँ। भाभी, इस समय तो मेरे पास भी पैसे नहीं है,
क्योंकि आप जानती हैं कि विराज जी की जॉब छूट गई है। आरती, अगर यही हाल रहा तो हम क्या करेंगे? हमें रोड पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। माँ जी की दवाइयाँ लानी है, घर में राशन नहीं है, राशन भरवाना है, लेकिन हमारे घर में 1 रुपया नहीं है। दीदी आप माँ जी का ख्याल रखिए, मैं एक बार राशन वाले भैया से बात करके आती हूँ, क्या पता वो हमें कुछ उधार दे दे। इतना बोलकर सीधा आरती राशन वाले के पास जाती है और उधार मांगती है। आरती बहन, पिछले 2 महीने से तुम उधार लेकर जा रही हो। हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बार बार हमसे उधारी लेती रहो। अरे एक ना एक दिन तो तुम्हें पैसे चुकाने होंगे ना। हाँ भैया मैं जानती हूँ, मैं पिछले 2 महीने से उधार लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी घर की कंडीशन ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरे घर के हालात को समझिए। जैसे ही विराज की नौकरी लगती है और उनकी पहली सैलरी आती है तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है बहन, तुम बोल रही हो इसलिए हम दे रहे हैं, क्योंकि तुमको हमने अपनी बहन बोला है। पर ध्यान रहे, हम ज्यादा समय तक उधार नहीं दे पाएंगे, आखिर हमारे भी पेट का सवाल है। आरती राशन लेकर सीधा अपने घर जाती है और शाम की पूजा करने लगती है। उसे पूजा करता देख रीटा उसके पास आती है और उसे पूजा करने से मना कर देती है। आरती, तुम ये पूजा क्यों कर रही हो? जब तुम्हारी माता रानी हमें इतने दुख दे रही है तो क्यों उनकी पूजा करना? नहीं दीदी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज भले ही वो हमें इतने दुख दिखा रहा है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, अगर हमारे बुरे दिन हैं तो हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। सब उम्मीद हार चुके थे, लेकिन आरती अपनी पूजा नहीं रोकती, क्योंकि उसे तो विश्वास था समय बदलता है, उसका भी बदलेगा। समय का पहिया यूं ही चलता है, लेकिन उन लोगों का समय नहीं बदलता। अब तो आरती की पूजा करने से विराज और रीटा भी उसके खिलाफ होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन आरती की ननद साधना उनके घर आती है, जिसे देखकर रीटा कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? भाभी ये घर मेरा भी है, ये मेरा मायका है। मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आऊंगी रहने के लिए। और वैसे भी माँ की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि माँ इस हाल में है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो। ये घर भी आपका ही है दीदी। मेरा भी नहीं, ये मेरा ही है, वो घर मेरा नहीं है। जो आदमी मुझे मेरी माँ से मिलने नहीं देता, मैं उस घर में रहकर क्या करूंगी? मतलब ये कि मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। मैं अपनी माँ के बिना कैसे रह जाऊं? जब मुझे इस बात का पता है कि मेरी माँ की हालत खराब है, तो मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ दूं भाभी? बस इसीलिए गुस्से में मैं यहाँ आ गई। साधना की ऐसी बात सुनकर आरती और रीटा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। आखिर बोलते भी तो क्या, साधना उनकी ननद जो थी। अब साधना भी अपने मायके आकर रहने लगती है। समय ऐसे ही बीतता है और बीतते समय के साथ आरती के घर का कर्जा और ही बढ़ता जा रहा था। अपने घर के हालातों को देखकर आरती और रीटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों देवरानी जेठानी क्या करें। वो दोनों आपस में बैठकर अपने घर की कंडीशन की बात कर रही थी, तभी उनके कानों में किसी की आवाज आती है, दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। आवाज सुनकर रीटा आरती से कहती है, आरती, ये आवाज तो तेरे भाई की लग रही है। कहीं तेरा भाई यहाँ तो नहीं रहने आ गया? पता नहीं दीदी, चलिए बाहर हॉल में चलकर देखते हैं। आरती और रीटा बाहर आते हैं, जहां वो राहुल को देखते हैं। राहुल को देखकर आरती के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही दीदी, किसी काम से शहर गया था, रास्ते में आपका घर पड़ रहा था, तो सोचा कुछ दिन क्यों ना आपके घर रह लिया जाए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया राहुल, लेकिन अभी मेरे घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब तेरे जीजाजी की जॉब चली गई है और हम कर्ज में भी डूबे पड़े हैं। साथ ही साथ मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। हे भगवान, दीदी आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अरे एक बार मुझे बताती तो सही, मैं जीजाजी की नौकरी यूं लगवा देता। राहुल, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पराया हूं, यही ना? दीदी आखिरकार आपने मुझे पराया बना ही दिया। अरे मैं आपका कजिन हूं तो क्या हुआ, हूं तो भाई ना। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे अपना सगा भाई ही मानती हूँ, लेकिन मैं सच में तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं दीदी, आपको जैसा ठीक लगा आपने किया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जीजाजी की नौकरी 2 दिन के अंदर लगवा दूंगा। आप मुझे बस 2 दिन का समय दो। राहुल की बात सुनकर आरती उसकी बात मान जाती है और राहुल अब आरती के ही घर में रहने के लिए रुक जाता है।
कुछ देर बाद राहुल आरती की सास सुभद्रा के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी सास बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। उसकी सास को देखकर राहुल सुभद्रा के सर पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। शाम को जब विराज घर आता है तो अपने साले को देखकर कहता है, अरे साले साहब, आप यहाँ? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अब क्या कहूँ जीजा जी, आप तो मुझे बुलाते नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके घर आ जाऊं। राहुल, यहाँ बुलाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं तुम्हें अपने घर के हालातों के बारे में क्या ही बताऊं। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है जीजा जी, मुझे सब पता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी बात अपने दोस्त से कर ली है, वही आपकी नौकरी बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगवा देगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या बात करते हो? अरे स्ट्रगल से मैं बिल्कुल नहीं डरता साले साहब, बस डर लगता है तो अपनी फैमिली से। मेरी फैमिली को किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है जीजा जी तो आप चिंता मत कीजिए, कल शाम तक आपके पास कॉल आ जाएगा और परसों तक ज्वाइनिंग लेटर। इतना बोलकर राहुल वहां से चला जाता है और होता भी ठीक वैसा ही है। अगले दिन विराज को कॉल आता है और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इस तरह विराज की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कर्जदार आरती के घर आ जाते हैं। कर्जदारों को देखकर आरती उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर उनसे कुछ कहती उससे पहले ही कर्जदार कहते हैं, आरती बहन, मानना पड़ेगा, तुम अपनी जुबान की पक्की हो, पक्की। तुमने कहा था तुम्हारे पति की नौकरी लगेगी तो तुम हमें हमारा पैसा लौटा दोगी, और देखो तुमने वैसा ही किया, अपना सारा कर्जा निपटा दिया। और हाँ, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारे घर तुम्हें छोटी सी भेंट देने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमने कर्ज के साथ साथ एडवांस पेमेंट भी भर दिया। इतना बोलकर कर्जदार उसके हाथ में कुछ गिफ्ट रखकर चले जाते हैं। ये देखकर आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। राहुल के आने से विराज की अच्छी खासी नौकरी लग गई और अचानक ही उसका कर्ज भी निपट गया। ये सब देखकर आरती तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने पति को फोन करती है। विराज जी, आपने एडवांस पेमेंट ली है क्या? और अगर आपने एडवांस पेमेंट ली भी है तो आपने हमारे सारे कर्जदारों को कर्ज देकर हमारा सारा कर्जा निपटा भी दिया? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर हुआ क्या आरती, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, जैसे कि हमारा सारा कर्जा निपट गया हो? उसकी बात सुनकर आरती विराज को सारी बात बताती है, जिसके बाद विराज अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके घर आता है। घर आने के बाद विराज और आरती घर में राहुल को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन राहुल उनको कहीं भी दिखाई नहीं देता। उनको इस तरह परेशान देख रीटा और साधना उन दोनों से पूछते हैं, भैया भाभी, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं और राहुल को क्यों ढूंढ रहे हैं, जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो? नहीं साधना, उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो गया कहाँ, वो भी अचानक? हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए वो चला गया हो। आरती, एक काम करो, तुम अपनी ताई जी को फोन करो और उनसे राहुल के बारे में पूछो कि वो कहाँ है। जी भाभी, मैं अभी पता करती हूँ। आरती फोन लगाती कि उससे पहले ही साधना का पति उसे वहां लेने के लिए आ जाता है। ये देखकर आरती, रीटा और विराज तीनों ही काफी खुश होते हैं, लेकिन अब भी उनके मन में राहुल को लेकर शक पैदा हो गया था। राहुल आखिर गया कहाँ, बस यही पता लगाने के लिए आरती अपनी ताई जी को फोन लगाती है। ताई जी, राहुल कहाँ है? क्या वो घर पर है? और अगर घर पर है तो वो यहाँ से बिना बताए क्यों चला गया? आरती बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? कैसी बात कर रही है? राहुल तो तेरे घर कभी गया ही नहीं, वो तो घर पर ही है। अपनी ताई जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती के होश हवाश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। ये देखकर विराज उससे पूछता है। विराज के पूछने पर आरती उसे सारी बात बताती है। अगर राहुल यहाँ आया ही नहीं तो हमारे साथ रहने वाला था कौन? भैया, मैं तो कहती हूँ आप पुलिस को फोन कीजिए, जरूर वो कोई ना कोई बहुरूपिया ही होगा जो हमारे घर में तिगड़मबाजी करने आया था। साधना की बात सुनकर अब सभी उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद विराज जैसे ही पुलिस को फोन लगाने जाता है, वैसे ही सुभद्रा अपने कमरे से चलती हुई बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख तू? पुलिस को बुलाकर किसे पकड़वाएगा, उसे जो इस दुनिया में ही नहीं है। सुभद्रा की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे मुड़ते हैं, जहां वो सुभद्रा को अपने पैरों पर चलता और मुंह से बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, आप अपने पैरों पर? हाँ, मैं अपने पैरों पर। और जिसे तुम बहुरूपिया कह रहे हो ना,
वो कोई बहुरूपिया नहीं बल्कि भगवान ने हमारे लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। और ये सब किसी और का नहीं बल्कि आरती की पूजा का कमाल है। मेरी बहू की पूजा ही थी जो भगवान ने हमारे घर किसी फरिश्ते को भेजा, हमारी परेशानियों का हल निकालने के लिए। सुभद्रा को अपने पैरों पर चलता देख अब सभी को आरती की पूजा और उसकी भक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग आरती के साथ मिलकर पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह रंजीता के घर की बेल बजती है। ये इतनी सुबह कौन आ गया? दूध वाला तो आके गया। अरे बहू, इतनी देर लगाते हैं का दरवाजा खोलने में? मैं तो कब से घंटी बजाए जा रहा हूँ। घंटी? अरे वही बेलवा। अच्छा, वैसे आप है कौन? हम प्रभु हैं। अरे तनिक संस्कार नहीं है का? कमलेश भाई साहब और उनके बच्चे तो ऐसे ना। घर मेहमान आए हैं, आदर सत्कार करो। अरे जाओ पानी बानी लेकर आओ। और भाई भाभी कहाँ गए? बुलाओ उनको। बहू कौन है इतनी सुबह सुबह? माँ जी, कोई प्रभु जी हैं। अभी इतनी सुबह? बहू हम बुजुर्ग हैं, नाम लेते हुए शर्म नहीं आती का? चाचा कहो, तुम्हारे ससुर के छोटे भाई हैं हम। पापा जी तो अकेले हैं, माँ जी तो कह रही थी। जी आप कौन? अरे भाभी जी, हमको भूल गई का? हम लखन चाचा के भतीजे। लखन चाचा? हाँ वही, मनोहर चाचा के भाई। भैया कई साल हो गए ना गांव छोड़े। आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, हम इनको बुला लेते हैं। ए जी देखिए ना कौन आया है। कोई प्रभु है, लखन चाचा के भतीजे। लखन चाचा के भतीजे? फिर कमलेश जी उठकर जाते हैं और प्रभु जी के गले लग जाते हैं। अरे भाई कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं। मैं भी मस्त हूँ भाई। तुमने हमें कितने बरस के बाद याद किया। आज जाके मुलाकात हुई है हमारी। हाँ वही तो वो तो अच्छी बात है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट हो गया। मीना, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था। कहा था ना एक दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी याद आ गया। तभी बहू चाय पानी ला कर देती है। सभी बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं। चलो भाई, तुम फ्रेश होके रेस्ट करो, सफ़र से थक गए होगे। हम शाम में मिलते हैं, अभी काम पर जा रहे हैं ना हम। चलो चाचा प्रणाम। वहीं शाम को जब रोहित और कमलेश घर आते हैं। भैया शहर तो बुला लिए, अब शहर घुमा भी दो। अकेले कहाँ जाएंगे हम? रोहित बेटा, मैं काम से थोड़ा थक गया हूँ, तू जाके चाचा जी को शहर घुमा दे। ठीक है पापा। सुनो, हम 2 लोगों का खाना मत बनाना, हम बाहर से ही खा कर आएंगे। जी ठीक है। फिर रोहित उन्हें शहर घुमाने ले जाता है और उन्हें आने में रात के 2 बज जाते हैं। बेटा शहर की चकाचौंध तो बड़ी ही प्यारी है, एक ही दिन में मन लग गया हमारा। जी चाचा जी, अब आप कमरे में जाके सो जाइए, मैं भी जाके सोता हूँ, सुबह ऑफिस है। गुड नाइट। अरे बेटा अभी खाना तो खाए ही नहीं। अब खाए तो थे चाचा जी। अरे वो भी कौन खाना था? अरे होटल वाले खाने में कहाँ दम होता? खाना तो घर का ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अब मेहमान की डिमांड को कौन मना कर सकता है भला? रात के 2 बजे बेचारी रंजीता को नींद से उठकर प्रभु चाचा के लिए खाना बनाना पड़ता है, वहीं सुबह के 5 बजे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 राम रामा, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस तरह चाचा जी जोर जोर से भजन गाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण सुबह 5 बजे ही सबकी नींद खुल जाती है। अरे भाई, इतनी सुबह क्यों शोर मचा रहे हो?
अरे का भैया, शहर आते ही गांव के संस्कार भूल गए का? भगवान की भक्ति में ही शक्ति होता है। पूजा पाठ से मन और घर दोनों में शांति बनी रहती है। चलो सब नहा धोकर आ जाओ, साथ में आरती खत्म करते हैं। और जबरन सुबह 5 बजे ही सबको नहाकर तैयार हो जाना पड़ता है, जिस कारण दोपहर में ऑफिस में कमलेश और रोहित को काफी आलस आता है। वहीं दोपहर में घर पर भाभी जी, मैं दोस्तों के घर जा रहा हूँ, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा जाते समय। इनसे बिना पूछे मैं कैसे पैसे दे दूँ? लगता है आप हमें कुछ नहीं समझती, इसीलिए संकोच कर रही हो। अरे सच में लौटा दूंगा भाभी जी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, अब ये लीजिए पैसे। फिर प्रभु वहाँ से चला जाता है। वहीं शाम को अपने 4 दोस्तों के साथ घर आता है। ये कौन है भाई? ये मेरे दोस्त है कमलेश भैया, घर आने की जिद कर रहे थे तो मैं ले आया। अच्छा अच्छा ठीक है। सभी खाना खा के जाइएगा। खाना? अरे ये आज रात हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ पर कैसे भाई साहब? अरे का भाभी, आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझती का? अरे ऐसी बात नहीं है, बुरा मत मानना भाई। तो कैसी बात है? अगर आपको ऐतराज है तो कहो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। अरे क्या भाग्यवान तुम भी, तुम्हारी वजह से अतिथि रूठ गए। अब मेहमान रूठ कर जाए मतलब भगवान रूठ कर जाए। नहीं नहीं देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहीं रहो अपने दोस्तों के साथ। हाँ धन्यवाद भैया। फिर रात भर प्रभु और प्रभु के दोस्त हॉल में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना करते हैं, पार्टी करते हैं, जिससे पूरे घर वालों की रातों की नींद हराम हो जाती है। वहीं अगली सुबह आप लोग जा रहे हैं? हाँ बस नाश्ता करके निकलेंगे। इनके लिए अब नाश्ता भी बनाओ। फिर रंजीता सबको नाश्ता पानी कराती है और जाते समय, भैया कुछ पैसे हो तो दे दीजिए ना, इन्हें घर तक छोड़ने जाना था। अब इनके पैसों पर जाओ अच्छा नहीं लगेगा ना। अब हाँ हाँ ये भी बात है, ये लो। फिर प्रभु पैसे लेके अपने दोस्तों को छोड़ने चला जाता है। वहीं प्रभु के कारण घरवाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। रंजीता का तो सारा दिन मेहमान नवाजी करने में ही बीतता था। प्रभु की इतनी फरमाइशें होती थी कि सारा दिन किचन में खाना बनाते बनाते उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। वहीं मेहमान घर में इतनी गंदगी करते कि मीना जी तो घर की सफाई करते करते ही थक जाती थी। वहीं प्रभु आए दिन कमलेश और रोहित से पैसे मांगते रहते थे और उनसे बाहर घुमाने की फरमाइश भी करते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। पूरे घर वालों का बुरा हाल था। पापा जी इनफ, अब मैं रसोई में इतने पसीने नहीं बहा सकती। 24 घंटे में 18 घंटे तो रसोई में ही बीत जाते हैं मेरे। हाँ जी, मेरा तो सारा दिन बस घर की सफाई में और भाई साहब की बातों में बीतता है। ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। अरे मैं भी थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। पापा 2 महीने में वो मेरी आधी सैलरी ले चुके हैं, अब मैं और पैसे नहीं दे सकता उन्हें। ऊपर से बची आधी सैलरी में से आधी तो उन्हें घुमाने फिराने में ही चली जाती है। अरे तुम लोग इतनी कंप्लेंट कर रहे हो, मैं किसे कहने जाऊं? मेरा भी तो हाल बेहाल है। मैं ऑटो से जाता हूँ, मेरी कार लेके दोस्तों के साथ वो पार्टी करता है, घूमता है, ऊपर से पेट्रोल और पार्टी का पैसा भी मुझसे ही लेता है। मेरा तो महंगा वाला कोट भी ले गया और मेरे जॉर्डन के शूज़ भी पापा। बस इस तरह सभी मेहमान से हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे कि तभी प्रभु बाहर से अंदर आते हैं। क्या बात है, आज सारी फैमिली इकट्ठा कोई मीटिंग चल रही है का? हाँ हाँ, अब ना चाचा जी कोई मीटिंग नहीं है। हाँ बस फैमिली डिस्कशन चालू है। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे ऊब गए हो और मुझे घर से भगाना चाहते हो। कोई ना, मैं खुद ही चला जाऊंगा, बस मेरी फ़्लाइट की टिकट करा दो जौनपुर की। ये सुनकर तो कमलेश जी और रोहित का माथा और ठनक जाता है। अरे अरे चाचा जी, आप तो बुरा मान गए, कुछ दिन और रह कर जाइए। है ना? मैं भी यही सोच रहा था।
अब तुमने कह दिया तो कुछ दिन रुक ही जाता हूँ मैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन प्रभु जी तो घर में इस तरह प्रभु बनकर बैठे कि कहीं आने जाने का नाम ही नहीं लेते। घर के बेडरूम, बाथरूम, हॉल, सोफा, टीवी सब पर इन्हीं का कब्जा। जहाँ बैठ जाए बस पसर ही जाते हैं। घर की महिलाएं तो 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर पाती, और रात को तो वैसे भी भजन कीर्तन होता है, तो कोई कैसे सो पाता। फिर सभी मिलकर प्रभु जी को वापस भेजने का प्लान बनाते हैं। कभी बहू कपड़े प्रेस करते हुए प्रभु जी की शर्ट जला देती, तो कभी खाने में ढेर सारा नमक मिर्च डाल देती। लेकिन इन सब चीज़ों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कभी घर वाले उन्हें बाथरूम में लॉक कर देते, तो कभी जानबूझकर अकेले ही घूमने चले जाते। लेकिन ये मेहमान ऐसा है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर एक दिन, अब आफत बुलाई है मैंने, तो इसका सोल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा। वहीं अगले दिन कमलेश प्रभु जी की बीवी को घर बुला लेते हैं। बहू, कोल्ड ड्रिंक तो देना जरा। तभी सुहासिनी उन्हें मिर्ची का घोल पकड़ा देती है। अरे ये क्या है बहू, मिर्ची का घोल? दिखाइए तो। अरे सुहासिनी, भाग्यवान, तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम आए वैसे मैं भी आ गई। 2 महीने से गायब हो। कमाना धमाना तो कुछ होता नहीं आपसे। बस यहाँ वहाँ घूम कर लोगों के घरों में घुसो, आराम करो और दूसरों को तंग करो। यही काम है ना? चलो अब चुपचाप, वरना बताते हैं तुमको। अरे नहीं 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 भाग्यवान, हम चल रहे हैं हम। भाई साहब, भाभी जी, इनके कारण आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अरे ये लोग तो हमसे बड़े खुश हैं। क्यों भाई भाभी, बेटा बहू, बताओ ना अपनी चाची को। हाँ हाँ, हमें सब पता है। घर चलो, हम बताते हैं अच्छे से। जिसके बाद सुहासिनी जी प्रभु जी के कान पकड़कर उल्टे पैर उन्हें जौनपुर ले जाती है। ये देखकर घर वालों को थोड़ी सी राहत मिलती है और उनके चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान आ जाती है। आपने ये सब किया कैसे? नारी शक्ति से तो प्रभु के प्रभु भी हारे हैं, तो ये तो प्रभु जी ही है ना।